ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इतना विशाल, इतना अनंत, कभी सोचा ये आया कहाँ से? आज हम इसी सबसे बड़े सवाल पर हुई एक जबरदस्त बहस की पड़ताल करने वाले हैं। और इसी सवाल पर पूरी बहस टिकी हुई है। क्या ये सब कुछ, ये तारे, ये ग्रह, ये जिंदगी बस एक हादसा है, या फिर इसे किसी ने बहुत सोच समझ कर बनाया है? चलिए, इन दो बिल्कुल अलग नजरियों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहस की शुरुआत में आमने सामने हैं दो लोग। एक तरफ है वो जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते हैं, और दूसरी तरफ हैं एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक। जो तर्कवादी हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सीधा है। वो कहते हैं, देखो, एक सिंगुलैरिटी थी, फिर हुआ बिग बैंग, और फिर अरबों साल तक बस चांस का खेल चलता रहा। इसी चांस से तारे बने, गैलेक्सीज बनी, और हम भी बन गए। ये कुछ ऐसा है जैसे आप लूडो का पासा अरबों बार फेंको तो कभी न कभी तो छक्का आएगा ही ना। तो हमारा होना बस वही एक लकी छक्का है। इसके लिए किसी बनाने वाले की क्या जरूरत? लेकिन चांस वाली इस बात का जवाब भी बहुत जबरदस्त मिला। मशहूर एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल की ये बात सुनिए। उन्होंने कहा कि चांद से जिंदगी बन जाना उतना ही नामुमकिन है जितना किसी कबाड़ खाने में तूफान आए और अपने आप एक बोइंग 747 जहाज बनकर तैयार हो जाए। मतलब ये बात अब सिर्फ किस्मत की नहीं रही, अब ये प्रोबेबिलिटी यानी गणित का सवाल बन गई। क्या वाकई ये सब बस एक तुक्का हो सकता है? जरा सोचिए। तो अब ये बहस ना फिलॉसफी से निकलकर सीधी सीधी फिजिक्स और मैथ्स की दुनिया में आ जाती है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट सामने आता है, फाइन ट्यूनिंग। ये जो नंबर दिख रहा है, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का बल कितना सटीक है। अंदाजा लगाइए, अगर बिग बैंग के वक्त ग्रेविटी की ताकत में 1 के पीछे 60 जीरो लगाने पर जो संख्या बनती है, उसके एक छोटे से हिस्से का भी फर्क होता ना, तो या तो पूरा ब्रह्मांड बनते ही वापस सिकुड़ जाता, या फिर इतना फैल जाता कि कुछ बन ही नहीं पाता। और मजे की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ ग्रेविटी की नहीं है। ब्रह्मांड की जो दूसरी बेसिक फोर्सेस है ना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो भी बिल्कुल एक चाकू की धार पर बैलेंस है। अगर उसमें बस जरा सा भी बदलाव होता तो एटम ही नहीं बन पाते, और जब एटम ही नहीं तो जिंदगी का तो सवाल ही कहाँ से उठता है। तो मुद्दा ये है कि फिजिक्स का ये तर्क बिग बैंग को एक रैंडम धमाके की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक बहुत ही सटीक, कंट्रोल्ड लॉन्च की तरह देखता है। भाई सोचिए ना, धमाके तो तबाही मचाते हैं, चीजों को बिखेरते हैं। वो इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट व्यवस्था कैसे बना सकते हैं? तो अब यूनिवर्स के बड़े बड़े सवालों से हटकर ये बहस सीधी पहुंचती है जिंदगी के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी डीएनए की दुनिया में, बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन थियरी की दुनिया में। और जब सॉफ्टवेयर की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक बिल गेट्स ये कहते हैं कि डीएनए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है, पर हमारे बनाए किसी भी सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा एडवांस्ड, तो बात में वजन आ जाता है। ये साफ करता है कि डीएनए सिर्फ एक केमिकल नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन कोड है। और यहीं से एक बहुत सीधा सा सवाल उठता है, अगर एक मोबाइल ऐप बनाने के लिए हमें एक प्रोग्रामर चाहिए होता है, एक कोडर चाहिए होता है, तो फिर जिंदगी का ये जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड है, इसे किसने लिखा? इसका प्रोग्रामर कौन है? यही वो वैज्ञानिक पहेली है जिस पर सारी बहस आकर टिक जाती है। पहले डीएनए में वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी आई कहाँ से? तर्क ये दिया गया कि शायद मैटर से चेतना नहीं बनी, बल्कि चेतना ने ही मैटर को ये कोड दिया। अब बहस का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। बात सिर्फ चीजों के बनने की नहीं है, बात यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम इतने कायदे से, इतने नियमों के साथ चलता कैसे है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसके लिए एक शब्द है, ऋत, मतलब एक तरह का कॉस्मिक संविधान, एक डिवाइन ऑर्डर। ये वो नियम है जो कभी नहीं बदलते। पानी हमेशा 100 डिग्री पर ही क्यों उबलता है? लाइट की स्पीड फिक्स क्यों है? अरबों साल हो गए, ये नियम वैसे के वैसे ही है। और देखिए, आइंस्टीन ने भी कहा था कि ब्रह्मांड के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम उसे समझ सकते हैं। मतलब ये सब कुछ उलझा हुआ, कियोटिक नहीं है, इसके नियम हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। जैसे सड़क पर ट्रैफिक लाइट्स बताती हैं कि कोई सिस्टम है, वैसे ही ये नियम किसी सिस्टम बनाने वाले की तरफ इशारा करते हैं।
चलिए अब आते हैं इस बहस के सबसे दिमाग घुमा देने वाले और शायद सबसे गहरे तर्क पर। ये तर्क आता है क्वांटम फिजिक्स की दुनिया से, और ये सच में इस पूरी चर्चा का क्लाइमैक्स है। क्वांटम फिजिक्स का एक सिद्धांत है ऑब्जर्वर इफेक्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह कहता है कि बहुत ही छोटे लेवल पर कोई भी चीज तब तक असलियत का रूप नहीं लेती जब तक उसे कोई देख ना रहा हो। मतलब देखने का काम ही संभावनाओं को असलियत में बदलता है। और यहीं पर वो सवाल उठता है जिसने तर्कवादी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये है कि जब ब्रह्मांड शुरू हुआ, जब कोई देखने वाला था ही नहीं, तो फिर वो क्वांटम संभावनाओं के सूप से निकलकर एक ठोस हकीकत में कैसे बदला? इसे किसने देखा? ये तर्क एक ऐसे ऑब्जर्वर की जरूरत की तरफ इशारा करता है जो सबसे पहले से मौजूद था। और ये इस बहस का टर्निंग पॉइंट था। तर्कवादी ने खुद कहा कि मैं किसी दाढ़ी वाले भगवान में तो यकीन नहीं करता, पर ये लॉजिक, ये क्वांटम फिजिक्स का तर्क, ये बताता है कि किसी कॉस्मिक माइंड का होना एक वैज्ञानिक जरूरत लगती है। तो अब हम आते हैं पूरी बहस के निचोड़ पर, और कमाल की बात यह है कि इसका अंत किसी की हार या जीत से नहीं हुआ, बल्कि दोनों पक्ष एक साझा समझ पर आकर मिले। तर्कवादी का जो आखिरी निष्कर्ष था वो ये था कि हम अकेले नहीं हैं और ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक नहीं है। हो सकता है वो अब भी किसी पारंपरिक भगवान को ना माने, पर वो ये जरूर मानने लगे कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई इंटेलिजेंस, कोई सिस्टम जरूर है। तो आखिर में दोनों एक कॉमन ग्राउंड पर आ गए कि एक सोर्स है, एक स्रोत है जहां से सब कुछ निकला है। अब उसे आप एनर्जी कह लीजिए, क्वांटम फील्ड कह लीजिए या परम चेतना, बात एक ही है। और ये जानना कि हम किसी अनाथ ब्रह्मांड में अकेले नहीं भटक रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और मॉडरेटर ने इस पूरी बहस को एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म किया। ये सवाल हम सबके लिए है कि अगर ये ब्रह्मांड वाकई एक मास्टरपीस है, कोई हादसा नहीं, तो फिर इसका कलाकार कौन है? ये सवाल सोचने के लिए है।